नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभन कुमार सेन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोनू विथ स्टडी। आज मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आता था, बट आज मैंने सोचा कि आपके लिए एयरफोर्स के लिए जो है एयरफोर्स, जो भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ उसमें। लेकिन अगर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इसको लास्ट तक देख लेंगे तो गारंटी लेता हूँ इनमें से आपके 5 या 6 क्वेश्चन आपके पक्का वहाँ पे मिल जाएंगे। वो ही उतने ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, बट मैं आपको 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 10 में से पक्का आपके 3 तो इसमें से मिल जाएंगे, आपको गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ उसकी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको यहाँ से जो है मेरा मॉक टेस्ट देता हूँ, यहाँ से मैं जो टेक्स्ट बुक से वहाँ से मैंने अच्छे जो क्वेश्चन मिलने के बाद आपको भी बता दूँ, ताकि तो आप भी इसको नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पार्थिवी जो है पार्थिविक जो पार्थिवी ग्रह की पहचान किसके लिए कीजिए, यानी कि पहचान कीजिए, यानी कि पार्थिव ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, या पार्थिव ग्रह की पहचान कीजिए। इसमें अरुण तो इसमें हो ही नहीं सकता, अरुण तो नहीं होगा, इसमें बृहस्पति नहीं हो सकता, वरुण भी नहीं हो सकता, इसमें कौन सा होगा, बुध होगा। तो यहाँ से बुध ग्रह को क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिखा देते हैं कि ज़्यादा इसमें हमारे सौरमंडल में है वो कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, आपको ये तो पता ही होगा सभी को। तो 8 ग्रह हैं, इसमें बृहस्पति और सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह के नाम से किसे जाता है, बृहस्पति को जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये आपको याद होगा। तो आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इनमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनने को मिलेंगे। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या साय का तारा भी कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सारे मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे तभी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ से आपको जो पार्थिव ग्रह का आपको पता चल गया का बुध ग्रह इसमें माना जाता है पार्थिव ग्रह के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पृथ्वी का वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा जो गैस है वो कौन सी पाई जाती है। यहाँ से आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में गैस है वायुमंडल में, दूसरी पूछी है, फर्स्ट नहीं पूछी। फर्स्ट तो यहाँ से आपको पता ही होगा कि फर्स्ट है वो नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा 78.08% है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन है इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसमें क्या होगी, जो सेकेंड है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। इसकी है 29 पॉइंट कुछ है, इसमें से 20.95 यानी कि 20.95% है। इसमें हम यहाँ से बात कर लेते हैं नाइट्रोजन 78.78.08% है। और यहाँ से बात करते हैं ऑक्सीजन की 20.95% है। ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गन है 0.93%। और सबसे कम की बात करें, कोई पूछ ले आपसे क्वेश्चन की सबसे कम जो है गैस वायुमंडल में पाई जाती है वो तो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.36%। आपको ये मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पृथ्वी के जो वायुमंडल में गैसों की संरचना को याद रखने के लिए कोड भी आपको यहाँ से मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। उसमें है आपको याद रखना है, एन का हो गया नाइट्रोजन, एन का नाइट्रोजन हो गया। इसमें एन की यहाँ से बात करते हैं तो एन नाइट्रोजन का पूरा क्लियर आपको समझाऊंगा, इसमें कोई भी आपको डरने की कोई बात नहीं। सारे क्वेश्चन आपको मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके। और यहाँ से एक एन का हो गया नाइट्रोजन हो गया। ओ का यहाँ से बात करते हैं, ओ का हो गया यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। ए है यहाँ से देखो ये आपको मिलाना है, ए का हो गया आर्गन हो गया। ए का यहाँ से बात करते हैं तो आर्गन होता है, ठीक है। ए का बात करते हैं तो आर्गन हो गया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से अगले की बात करते हैं, ए सी का हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। सी का यहाँ से बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ से, ठीक है। ये आपको याद करने की ट्रिक है। एन नो ए सी यानी कि नो ए सी, नो एन का हो गया नाइट्रोजन, ओ का ऑक्सीजन, ए का आर्गन, सी का कार्बन। यह आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए याद करने के लिए, ठीक है। और अगले की बात करते हैं तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है उसकी बात करते हैं। तो सबसे बड़ा, आप जल्दी से आप इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि इसका आपको टाइम देता हूँ मैं 3 सेकंड का इसके लिए। ओके, आपने शायद आपके दिमाग में अगर आपको आता होगा तो आपने ये कर दिया होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से, ओलंपस मॉन, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा ओलंपस मॉन्स, क्योंकि यहाँ से जो है ये है हमारे सौरमंडल का सबसे जो बड़ा है पर्वत की बात करते हैं तो यही होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें लोहा युक्त लाल मिट्टी के कारण इस ग्रह
जो मंगल ग्रह में ये पाया जाता है, ठीक है। ये मंगल ग्रह का सबसे बड़ा जो है हमारे सबसे बड़ा पर्वत है, इसके अंदर है। बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। यहाँ से दो प्राकृतिक जो चंद्रमा फोबोस और डोमोस, जो यहाँ से दो प्राकृतिक चंद्रमा कोई पूछ ले आपसे तो फोबोस और डोमोस किससे संबंधित हैं, हमारे वायुमंडल यानी कि जो हमारे सौरमंडल में किससे संबंधित हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा मंगल ग्रह से। ओके, इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगले की ओर चलते हैं हम। अगले चलते हैं तो घाटियाँ, जो गड्ढे और रेगिस्तान, बर्फ और टोपियो आदि के साथ ये पतला वातावरण और सतह में है। आपको ये तो पता ही होगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा रीडिंग करने की आवश्यकता है इसमें। और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। कैलोरियस मोटेसस बुध की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि जो कैलोरिटस है वो कैलोरिस है, सॉरी मोटेस है, वो बुध की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कैलोरिस मोटेस। बुध की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कैलोरिस मोटिस। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आ सकता है एक्स जो है एस्केरियस है, मोन्स है, मंगल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम आ जाए तो इसमें आ जाएगा हमारे जो है एक्सोरियस। और माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, जो माउंट एवरेस्ट है उसमें पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट है वो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका, ये क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें सारे जो क्वेश्चन है उसके रिवीजन हो गया, लेकिन लास्ट तक आपको बना रहना है इस वीडियो में। वीडियो छोड़कर जाओगे तो आप बहुत ही पछताओगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हजारों जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ, इसमें आपको इसके आंसर देना है आपको, ठीक है। इसमें आपका आंसर दे सकते हो 3 सेकंड के अंदर। ओके, आपने इसमें आंसर लगा लिया होगा। इसमें आपको नॉर्वे तो उगते हुए सूर्य का देश है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिनलैंड दूसरे की बात करते हैं, तो यही आपका राइट आंसर होगा। फिनलैंड की बात करते हैं, फिनलैंड। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको सभी को बता देता हूँ, ठीक है। फिनलैंड जो है हजारों जिलों की भूमि का देश कहा जाता है। फिनलैंड के बारे में थोड़ी सी आपको अधिक जानकारी हम बात कर लेते हैं। फिनलैंड को हजारों भूमि का देश कहा जाता है। इसमें आपको ये तो कन्फर्म है कि हजारों भूमि का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। साइमा इसकी सबसे बड़ी झील है, जो साइमा नाम है इसका, साइमा ये जो झील है इसकी सबसे बड़ी जो है झील है। यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील की बात करें तो भी आपको यहाँ पर साइमा झील ही लिखना है। ओके, साइमा झील यहाँ से चौथी सबसे बड़ी झील। आपको पूछ ले कि यूरोप देश की चौथी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको यहाँ से साइमा, और किस देश में, अगर ये भी आपको क्वेश्चन बन जाए तो फिनलैंड देश ही आएगा इसमें। फिनलैंड की जो लगभग है वो इसमें आबादी झीलों की बात करते हैं तो इसमें 1,68,000 झीलें इसमें हैं और 1,79,000 इसमें द्वीप हैं। ये भी आपको क्वेश्चन बना सकता है, बट ये क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ना ही याद करो, मैं तो कहता हूँ। और आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, आपको याद कर सकते हैं। और फिनलैंड में दुनिया की सबसे अधिक झीलें हैं, ये तो आपको बता दिया मैंने। देश के कई प्रमुख शहर इसमें टाम्परे हैं, स्किल, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें। ओके, आपको मैं बता देता हूँ इसकी जलवायु के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना हो, थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप। इसमें देखो गल्फ स्ट्रीम द्वारा गर्म हो जाता है इसमें, और गर्मियों में जो सर्दियाँ ठंडी। फिनलैंड बोरियल जोन में स्थित है। आपको सिर्फ चलो इतना आप याद कर लो कि कौन से जोन में स्थित है। फिनलैंड वो बोरियल जोन में स्थित है। कौन से जोन में स्थित है, बोरियन जोन में स्थित है। आपको इसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, जो फिनलैंड की जो मुद्रा की बात करते हैं तो यूरो आधिकारिक मुद्रा इसकी, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इसमें आंसर में आपको याद होना चाहिए। यूरो आधिकारिक मुद्रा कौन सी है, फिनलैंड है इसकी। फिनलैंड की जो आधिकारिक मुद्रा यानी कि जो है करेंसी बात कर सकते हैं, यूरो इसकी आधिकारिक मुद्रा है। तो आपको अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है ये, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इसमें आपको नेपाल तो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से भूटान है। यही आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भूटान की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी से बात करेंगे, थोड़ा सा हम अधिक जान लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अभी, थोड़ा सा आपको वीडियो में 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन हो रहा, आपको बस रट लेने हैं वो क्वेश्चन है।
इससे अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन एयरफोर्स में नहीं आएगा। इसमें अगर अलग से बात करते हैं तो ड्रुक यूल भूटान का प्रारंभिक नाम है। इसमें आपको ये बात याद रख लेनी है कि ड्रुक यूल है, ये बात आपको पूछ लेगा कि जो ड्रुक यूल है वो किस देश का पारंपरिक नाम है, यानी कि ये भी पूछ सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है, भूटान का पारंपरिक नाम क्या है जिसको ड्रुक यूल कहा जाता है। वो थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है। उसका मानना है कि जो आपको ये थोड़ा सा आपको याद नहीं करना है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। इसमें भूटान की जो है थोड़ा सा भूटान के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं, जो आने वाला हमारे आ सकता है। एयरफोर्स में जितना लेवल है उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ से भूटान की बात करते हैं तो भूटान है, इसकी मुद्रा आपको याद करनी है। मुद्रा आप थोड़ी सी भूटानी जो न्यूलगट्रम है उसको आपको याद करना है। इसमें आपको मानना इसमें रुपीज ही है ज़्यादा, बट इसको आपको यहाँ से भूटानी जो न्यूलगट्रम है इसकी मुद्रा है इस देश की। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो थिम्पू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आर्मी में भी आपका आर्मी है, उसमें आपका आंसर जो है क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना आर्मी में आ सकता है कि भूटान की राजधानी कौन सी है। थिम्पू राजधानी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आर्मी की जो क्वेश्चन पेपर में। तो आपको साक्षरता दर इसकी बात करते हैं तो 66.56% है। ओके, यहाँ से बात करते हैं साक्षरता दर तो 66.56 है। ओके, प्रधानमंत्री इसकी बात करें तो लोटे शेरिंग है। ओके, लोटे शेरिंग यहाँ से प्रधानमंत्री है। और इस देश में आपको थोड़े से मैं विस्तार से और कुछ देशों की बात जानकारी देता हूँ। इसमें है कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, जापान को किस देश का कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था नॉर्वे को। तो इसमें आपको जापान को उगते हुए सूर्य का देश है। और म्यांमार है वो स्वर्ण शिवालिक की भूमि है। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर्ण शिवालिक की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसमें आंसर आ जाएगा म्यांमार। आपके कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं मेरे को आप कमेंट में ज़रूर बताना। भाई लोगों, आपके लिए इतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब और करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठे क्वेश्चन में मिल गए हम आपसे। तो छठे क्वेश्चन में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बड़ा ही नहीं है इसमें अंदर। तो राजस्थान का तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तो मतलब हो नहीं सकता। झारखंड खनिजों का नो, इसमें ज़्यादा है ही नहीं कुछ। उत्तर प्रदेश है वो तो हमारे जो है जनघनत्व की बात करते हैं, जनघनत्व इसमें सबसे सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। और बिहार वह है जो देश है जिसमें कुल साक्षरता सबसे कम प्रतिशत पाई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ से हम विस्तार से इसमें बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो इसमें ज़्यादा जानने के लिए 2011 के अनुसार साक्षरता है वो 61.80% इसकी रही हुई है। जो बिहार की जनसंख्या साक्षरता प्रतिशत है वो दर है 61.80% रही है। बिहार में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता बहुत ही कम दर रही है, इसमें महिलाओं की सबसे कम रही है। केरल की सबसे ज़्यादा उच्चतम दर की बात हम भी कर लेते हैं मैं, क्योंकि आपको पूरा जो भी है वो सारा सारांश आपको बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन से आपके 20 क्वेश्चंस आपके बनाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देख के जाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ कि केरल की जो सबसे उच्चतम है, यानी कि ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला राज्य कौन सा है। तो यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा नाम केरल का, जो 94% है इसकी साक्षरता दर है, 94% साक्षरता दर है। ओके राइट, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। ओके, तो अगले में चलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा आपको बता लेते हैं इसके बारे में। 2011 के 2 चरणों में विभाजित किया गया था, तो इनको 2 चरणों में विभाजित, यह आपको थोड़ा ज़्यादा याद, आपको इसको गहराई में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम नीचे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। झारखंड की जो साक्षरता दर है इसमें थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है, इसको राजस्थान की आपको थोड़ा सा याद करना है, 66.11%। इसमें प्रवृत्ति सुधार दर्शाता है, इसमें थोड़ा सुधार हुआ था, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि 2011 की जनगणना में है उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ था। राजस्थान की जनगणना वो थोड़ी बड़ी थी, जनसंख्या क्या बोलते हैं उसको,
जनसंख्या जनगणना अनुसार राजस्थान की साक्षरता जो प्रतिशत है वो यहाँ से बढ़ा था। झारखंड की जो बात करते हैं साक्षरता की, उसमें 66.41% है, जो 36 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 32वें स्थान पर रखता है। यानी 32वां स्थान वो झारखंड का आता है। नया राज्य बना है, कुछ तेलंगाना बना था बट उससे पहले झारखंड था। तो इसमें आपको थोड़ा सा इसको भी याद करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है उसकी बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो 67.68% है। तो आपको ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि उसमें जनघनत्व है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। तो इसमें साक्षरता परसेंट भी आपको थोड़ा सा याद करना है, 67.68%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में किस देश को यूरोप के कॉकपिट के रूप में जाना जाता है? कॉकपिट के रूप में यूरोप का कॉकपिट किसे जाना जाता है? यूरोप का कॉकपिट के बारे में बात करते हैं तो बेल्जियम इसमें आंसर में हो ही नहीं सकता, स्पेन नहीं होगा, इसे एक ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, सॉरी इसमें आपको स्पेन तो नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन हम इससे छांटते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, इसे कंगारू का देश कहा जाता है, इसे फ्रांस तो होगा ही नहीं इसमें। तो आपका आंसर आ जाएगा बेल्जियम। तो बेल्जियम यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप के जो कॉकपिट के रूप में जाना जाता है, यानी कि यूरोप के कॉकपिट के रूप में जाना जाता है। इस देश की तुलना अधिक यूरोपीय युद्ध से चल रहा है। उदाहरण के लिए ओडेनार्ड जो रिमिलियस है वो यहाँ से बात करते हैं। ओडेनार्ड है, लिग्नी, कुत्रे, ब्रोस, वाटरलू बेल्जियम, नेपोलियन बोनपार्ट के अंतिम युद्ध वाटरलू के युद्ध का क्षेत्र है। यानी कि यहाँ से आपको ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको कुछ नहीं करनी है, इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अंतिम जो वाटरलू युद्ध का युद्ध क्षेत्र है, यानी कि ये पूछ सकता है आपसे आंसर कि वाटरलू के जो युद्ध का युद्ध क्षेत्र है वो किस देश में है? तो यहाँ से बेल्जियम आपको आंसर आ जाएगा। इसके उपनाम हैं, इसके उपनाम की बात करते हैं तो द वुल जो है स्किन स्पेन को कहा जाता है। इसमें जो देशों की बात करते हैं, इसको वाटरलू का युद्ध का देश क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें ये है, ठीक है। द वुल स्किन का दो देश है वो स्पेन को कहा जाता है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। द बुल स्किन का देश है वो स्पेन को कहा जाता है। जो हेक्सागोन है, द हेक्सागोन, उसकी बात करते हैं तो हेक्सागोन है वो फ्रांस को कहा जाता है। और म्यूजिकल सेंटर ऑफ यूरोप, यानी कि म्यूजिकल सेंटर ऑफ यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? ये तो वही घूम के आपको रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। तो ये तो मान लो मोस्ट क्वेश्चन है, इसके में अंदर तो कोई कमी ही नहीं होगी। इसमें तेलंगाना तो होगा नहीं, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, वो है सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें बिहार आंसर आपका राइट हो जाएगा, बिहार राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम ये थोड़ा सा आपको बतानी होगी तो हमने बता सकते हैं। तो इसमें है कि उच्चतम जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करते हैं, उच्चतम जो जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो उसमें बिहार आता है। उच्चतम वाले में बिहार आएगा सबसे ज़्यादा, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा, हाँ इसमें थोड़ा सा 2011 के अनुसार है वो जनसंख्या की इसकी बात करें तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करते हैं तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से अरुणाचल। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य की बात करते हैं, घनत्व वाले की बात कर ली हमने, घनत्व वाले में है अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले में बात करते हैं तो यहाँ से उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं तो सिक्किम इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा मैं विस्तार से समझा रहा हूँ, पूरा आपको पूरा गहराई में जाने की आपको ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत ऊपर का आपको थोड़ा सा ऊपर गहराई में जाकर ऊपर देखना पड़ेगा आपको। साक्षरता दर वाला राज्य की बात करते हैं तो यहाँ से केरल, आपको ये तो नॉर्मल जो हमें 10-12वीं क्लास में आपको समझाई गई थी बातें, तो थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है। इसको नए भी याद है तो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो बिहार की बात करते हैं, बिहार है इसमें सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य है वो बिहार है, साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। और जो उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य है उसकी बात करते हैं तो उसमें केरल आ जाता है। इसमें केरल है वो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला उच्चतम जो लिंगानुपात बोल सकते हैं उसको राज्य वाला केरल आंसर आ जाएगा। इसमें सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भी बात करें तो इसमें है हरियाणा। ओके, सबसे कम जो है लिंगानुपात उसमें हरियाणा
आता है इसके राइट आंसर। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगले वाले। कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है जिसे गोल सोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो इसमें आपका जो है कि कौन सी नदी है वो जोग जलप्रपात बनाती है जिसे गोल सोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो इसमें कामबिनी नदी नहीं होगा। आपको मैं 3 सेकंड का आपको इस राइट में आपका करने का थोड़ा सा सोचने का समय देता हूँ, तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो चलो मैं बता देता हूँ, आपको टाइम दे दिया मैंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो शरावती नदी हो जाएगा। इसमें काली नदी नहीं होगा, इसमें कामबिनी भी नहीं होगा, इसमें शीश नदी भी नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा शरावती नदी। शरावती नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें चलते हैं हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। जो जोग जलप्रपात है वो नदी तो आपको सरस्वती नदी है वो, लेकिन इसमें वो है कहाँ पे? तो यहाँ पे है कर्नाटक राज्य में स्थित है इसमें। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें इतना ही थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है। इसके जलप्रपात गोलसर नाम से भी जाना जाता है। जोग जलप्रपात इसका दूसरा नाम आपको जो जान सकते हैं। जोग जलप्रपात है, गैर सोपा जलप्रपात है, गैर सोपा जलप्रपात है, उसका दूसरा नाम है जोग जलप्रपात। आपको कहीं ये भी दिखाई दे तो आपको इसमें राइट आंसर यही करना है कि जोग जलप्रपात है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। और ये जोग जलप्रपात है वो सरस्वती नदी द्वारा बनाया जाता है। ओके, ये आपको आंसर हो गया। तो अगले की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा जो सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? बांध है जो इंदिरा सागर बांध है वो किस नदी पर और किस राज्य में बना है? तो इसकी बात करते हैं तो इसमें पेंच महाराष्ट्र नहीं हो सकता, पेंच में नहीं होगा, मध्य प्रदेश में भी नहीं होगा, महाराष्ट्र नर्मदा, इसमें भी नर्मदा महाराष्ट्र लेकिन नर्मदा मध्य प्रदेश में है। नर्मदा जो मध्य प्रदेश है इसमें ये जो इंदिरा सागर बांध प्रपात इंदिरा सागर जो बांध वो स्थित है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं तो इंदिरा सागर जो बांध है मध्य प्रदेश में एक बहुउद्देश्य जल परियोजना है, उसके लिए इसको बनाया गया था। ये जो नर्मदा नदी पर बनाया गया था जो मध्य भारत में पश्चिमी भारत में बहती है। ये कहाँ पे नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? ये पश्चिमी भारत में बहती है, मध्य भारत से पश्चिमी भारत में बहती है। और परियोजना आधारशिला इसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1984 में रखी गई थी। मुख्य जो बांध का निर्माण है वो 1992 में शुरू हुआ था। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई मैं आपको याद नहीं करवाएगा। इसमें ये जो वर्ष आपको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपके लिए। नर्मदा जो मध्य प्रदेश वाला है इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि नर्मदा जो मध्य प्रदेश वाला वो ओंकारेश्वर बांध है उस पे स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओंकारेश्वर बांध है, ये थोड़ा पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।